क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 जैव विविधता एवं संरक्षण बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में बताने वाले हैं। बायोडाइवर्सिटी है क्या और इस अध्याय में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैव विविधता की संकल्पना, जैव विविधता के स्तर, पृथ्वी पर तथा भारत में जातियों की संख्या, जैव विविधता के प्रतिरूप या पैटर्न, जैव विविधता का पारितंत्र में महत्व, जैव विविधता की क्षति के कारण और उसके बाद जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता तथा संकटग्रस्त जातियों की अवधारणा, इन सब बातों का अध्ययन जैव विविधता एवं संरक्षण चैप्टर के अंतर्गत करना है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की संकल्पना क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग रोजेन ने 1985 में किया था। नाम याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग रोजेन ने 1985 में किया था। यह जीवों में आकारिक भिन्नता, जीव समूहों में अंतर तथा किसी क्षेत्र की इकोलॉजिकल संरचना में विविधता को दर्शाता है। एडवर्ड विल्सन 1992 के अनुसार जैविक संगठन के विभिन्न स्तरों पर पाई जाने वाली विभिन्नता को ही जैविक विविधता कहते हैं। यह विविधता आणविक स्तर मॉलिक्यूलर लेवल से प्रारंभ होती है और जीन संरचना, जीन पूल संरचना, जात के जीवों में विभिन्नता, जैविक संगठन तथा बायोम स्तर तक देखी जा सकती है। इस प्रकार से अगर हम इसे जैव विविधता को एक बार पुनः दूसरे शब्दों में परिभाषित करना चाहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं, किसी भी आवास में विभिन्न पादपों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की अनेक जातियां जब परस्पर एक दूसरे से सहयोग करते हुए पाई जाती हैं तो उसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है और वो दो शब्द हैं जैविक और विविधता। जैविक मीन्स बायोलॉजिकल, विविधता मीन्स डाइवर्सिटी, अर्थात बायोडाइवर्सिटी बायो और डाइवर्सिटी से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। जैसा कभी बताया कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रोजन ने किया था और एडवर्ड विल्सन ने इसको परिभाषित भी किया था। सामान्य रूप से जैव विविधता का अर्थ जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियों से है। प्रकृति में मानव, अन्य जीव जंतु तथा वनस्पतियों का संसार एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ा है कि किसी के भी बाधित होने से सभी का संतुलन बिगड़ जाता है तथा अंततः मानव जीवन कुप्रभावित होता है। जैव विविधता के स्तरों की बात करें तो जैव विविधता के स्तर लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले आता है आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक जात या आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शाती है। जैसे रावोल्फिया ओमिटोरिया हिमालय के विभिन्न पर्वत श्रेणियों पर उगने वाला पौधा है जिसमें महत्वपूर्ण औषधि गुण मिलते हैं। इस पादप में आनुवांशिक विविधता के कारण सक्रिय रसायन रिजरपाइन के उत्पादन की क्षमता तथा सांद्रता अलग अलग होती है। हमारे देश में धान की लगभग 50,000, आम की लगभग 1,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न जातियां उपस्थित हैं। जीवों में आनुवांशिक विविधता उसके डीएनए के जीन्स द्वारा
नियंत्रित होती है। दूसरा आता है जाति विविधता या स्पीशीज डाइवर्सिटी। यह विविधता जातीय स्तर पर मिलती है। पश्चिमी घाट पर मिलने वाले उभयचर जंतुओं की जातियों की विविधता पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है। यह विविधता एक इकाई क्षेत्र में जाति की जितनी किस्में पाई जाती हैं उसे ही हम जाति समृद्धता के नाम से जानते हैं। जैसे पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है, अर्थात पूर्वी घाट में उभयचरों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। पारिस्थितिक विविधता या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? यह विविधता पारितंत्र स्तर पर मिलती है, जैसे कि भारत के रेगिस्तान, वर्षावन, मैंग्रोव, कोरल लीफ, आर्द्रभूमि, एल्पाइन क्षेत्र तथा ज्वारनदमुख की पारितंत्र विभिन्नता नॉर्वे देश से अधिक है। इतनी अधिक जैव विविधता के संकलित होने में लाखों वर्षों का विकास उत्तरदायी है, किंतु आजकल मानव कृत्यों के कारण विभिन्न जीव जातियाँ तेजी से नष्ट हो रही हैं। यदि जाति क्षति इसी दर से जारी रही तो यह संपदा 2 शताब्दी से भी कम समय में खो सकती है। इसी कारण आजकल जैव विविधता और इसके संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण विचार किए जा रहे हैं, जिससे कि जैव विविधता का संरक्षण हो सके। जैव विविधता एक प्रकार से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दा बन चुका है। उसके बाद आता है जैव विविधता के प्रतिरूप कौन कौन से होते हैं। जैव विविधता के प्रतिरूपों की बात करें, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसमें सबसे पहला आता है अक्षांशीय प्रवणता, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। जंतु और पादपों का वितरण विश्व में एक जैसा नहीं होता। अनेक जंतु और पादप समूहों के वितरण में अत्यधिक विविधता दर्शाते हैं। आमतौर पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता घटती है तथा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण या ध्रुव प्रदेशों की अपेक्षा यहाँ पर अधिक जातियाँ मिलती हैं। भूमध्य रेखा के पास कोलंबिया में लगभग पक्षियों की 1400 जातियाँ हैं। न्यूयॉर्क में 105 पक्षी जातियाँ हैं, जबकि ग्रीनलैंड में केवल 56 पक्षी जातियाँ मिलती हैं। इनमें पक्षियों की लगभग 1200 अधिक जातियाँ मिलती हैं। हमारे देश के अधिकांश भूभाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। इक्वाडोर में संवहनी पादपों की जातियाँ यूएसए के मध्य पश्चिम में स्थित शीतोष्ण क्षेत्र के वनों से 10 गुना ज़्यादा हैं। सबसे अधिक जैव विविधता अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वनों, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन में मिलती हैं। यहाँ पर लगभग 40,000 पादपों की जातियाँ, 3,000 फिशेज मछलियाँ, 1300 पक्षी, 427 मैमल्स यानी स्तनधारी, 427 उभयचर या एम्फीबियंस, 378 सरीसृप या रेप्टाइल्स और 1,25,000 से भी अधिक जातियाँ अकशेरुकी जंतुओं की पाई जाती हैं। जो रिसर्चर्स होते हैं, शोधकर्ताओं का अनुमान है कि कम से कम 2 लाख कीट जातियाँ की खोज और पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है। इस तरह से दूसरा आता है जाति क्षेत्र संबंध, स्पीशीज एरिया रिलेशन। जर्मनी के प्रसिद्ध प्रकृतिवाद और भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वान हेम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के वनों के गहन अन्वेषण के समय दर्शाया कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जाति समृद्धि, स्पीशीज रिचनेस, क्षेत्र की सीमा बढ़ाने के साथ बढ़ती है। वास्तव में जाति समृद्धि और वर्गकों, आवटबीजी, पक्षी, चमगादड़, मछलियों की व्यापक किस्मों के बीच
संबंध आयताकार, अति परवलय रेक्टेंगुलर, हाइपरबोल होता है। लघुगणक पैमाने पर यह संबंध एक सीधी रेखा दर्शाता है जिसे हम इस समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, log s = log c + z log a। यहाँ पर s जातीय समृद्धि है और a क्षेत्र है तथा z रेखीय ढाल, समाश्रय गुणांक या रिग्रेशन कोफिशिएंट है और c जो है वो y अंताखंड या इंटरसेप्ट है। जहाँ z का मान समान क्षेत्र के लिए 0.1 से 0.2 परास होता है। समाश्रय रेखा z की ढलान आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी होती है, लेकिन किसी बड़े समूह जैसे संपूर्ण महाद्वीप के जातीय क्षेत्र संबंध के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि समाश्रय रेखा की ढलान तीव्र रूप से तिरछी खड़ी होती है। z के मान की परास 0.6 से 1.2 है। जैसे कि विभिन्न महाद्वीपों के उष्णकटिबंधीय वनों के फलाहारी पक्षी और स्तनधारियों की रेखा की ढलान 1.15 है। आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, ये दिस डायग्राम शोइंग स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। आप इस डायग्राम के माध्यम से स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। अब इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट आता है पृथ्वी एवं भारत की जैव विविधता। पृथ्वी और भारत की जैव विविधता को भली भांति आपको समझना होगा। भारत का भूमि क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्र का केवल 2.4% है। भारत विश्व के महाविविधता वाले देशों की श्रेणी में 12वें स्थान पर है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004 के अनुसार भारत में लगभग 47,000 पादप जातियाँ तथा 81,000 जंतु जातियों को दर्शाया गया है, जो कि वैश्विक फ्लोरा और फौना का क्रमशः 7 एवं 6.5% है। इस तरह से IUCN के अनुसार, IUCN का नाम हमने बताया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब तक दर्शाई गई जंतु पादपों की कुल संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन के बीच है, लेकिन हमें यह ज्ञात नहीं है कि भी और कितनी जातियों की खोज तथा उनकी व्याख्या शेष है। वर्तमान में पृथ्वी पर सभी आकलित जातियों में से 70% से अधिक जंतु हैं, जबकि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, आवतबीजी और अनावतबीजी पादपों को मिलाकर 22% से अधिक नहीं हैं। जंतुओं में कीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यह समृद्ध जाति वर्ग समूह है, जो कि संपूर्ण जंतु जातियों का लगभग 70% या उससे भी अधिक है। यद्यपि भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन इसकी वैश्विक जाति विविधता 8.1% है। और यही कारण है कि संसार के 12 महाविविधता वाले देशों में भारत का भी एक स्थान है। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्रों की जानकारी होना आवश्यक है। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये पौधों और जंतुओं के भूभौगोलिक वितरण से संबंधित है। वालेस ने संपूर्ण विश्व को 6 भौगोलिक क्षेत्रों, जिनके नाम आपको पता होना चाहिए, ओरिएंटल, पैलियोआर्कटिक, नियार्कटिक, नियोट्रॉपिकल, इथियोपियन और ऑस्ट्रेलियन है। इनमें बांटा गया है और भारत जो है वो ओरिएंटल परिमंडल में आता है और भारत को हम 10 भौगोलिक क्षेत्रों में बांट सकते हैं। भारत के 10 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम के भूभाग आते हैं और यहाँ का वातावरण शीतोष्ण है। यहाँ के प्रमुख जंतु बर्फीले तेंदुए, जंगली भेड़ और बकरियों को शामिल किया गया है।
जबकि दूसरा पार्ट हिमालय आता है। इसके 3 प्रमुख भाग पश्चिमी, केंद्रीय एवं पूर्वी भाग हैं और यहाँ का वातावरण उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण एवं पर्वतीय है। यहाँ जंतुओं और वनस्पतियों की बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। तीसरा भाग मरुस्थल आता है। मरुस्थल भाग के अंतर्गत राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र आता है। यहाँ का वातावरण गर्म एवं उष्ण कटिबंधीय होता है। यहाँ के पौधे मांसल, झाड़ियाँ, छोटे वृक्ष एवं घासें होती हैं और यहाँ के प्रमुख जंतु सर्प, छिपकलियाँ, सियाल, लोमड़ी, चींटियाँ और कुछ पक्षी होते हैं। अर्थात इस क्षेत्र में ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जो जीरोफिटिक कैरेक्टर के होते हैं और जंतु भी ऐसे पाए जाते हैं जो कि मरुभूमि वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। चौथा शेष क्षेत्र आता है अर्ध शुष्क क्षेत्र। इसके अंतर्गत हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के भूभाग आते हैं। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है, अर्थात समान रूप से सर्दी और गर्मी पड़ती है। सिंचित क्षेत्र अधिक उपजाऊ होता है और यहाँ के वन पर्णपाती प्रकार के होते हैं। पांचवा आता है पश्चिमी घाट। यह महाराष्ट्र से केरल तक का पश्चिमी किनारा है और यहाँ की वनस्पतियाँ समृद्ध प्रकार की हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं और अनेक प्रकार के उभयचर प्राणियों की जातियाँ भी मौजूद होती हैं। छठवां भाग आता है दक्षिणी प्रायद्वीप। ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 42% होता है और यहाँ के वन अर्ध सदाबहार, पर्णपाती, शुष्क सदाबहार और कटीली झाड़ियाँ हैं। यहाँ जैव विविधता भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। गंगा का मैदान यह उत्तर प्रदेश से बंगाल तक फैला है। इसका निचला भाग अत्यधिक नम है। यहाँ कृषि के कारण अत्यधिक वन नष्ट हो गए हैं, किंतु इसके ऊपरी शुष्क भाग में शुष्क, पर्णपाती और सवाना वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। आठवां भाग आता है समुद्री किनारे। कच्छ एवं बंगाल में दलदल की अधिकता है। यहाँ मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल का सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन होता है। नौवां भाग आता है उत्तर पूर्व क्षेत्र। इसके अंतर्गत असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के भूभाग आते हैं। ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.3% भाग बनाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। चेरापूंजी के पास स्थित मासिनराम सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ के सदाबहार वन अत्यधिक क्षेत्र जैव विविधता वाले होते हैं। और 10वां भाग आता है द्वीप समूह। अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह हिंद महासागर क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ के वन उष्णकटिबंधीय प्रकार के होते हैं और जैव विविधता भी प्रचुर मात्रा में होती है। इस तरह से आज आपने जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर के अंतर्गत जैव विविधता की संकल्पना, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया, जैव विविधता को किसने परिभाषित किया, जैव विविधता के स्तर क्या हैं, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें आपने देखा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है। और उसके बाद फिर पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आपने लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स यानी अक्षांशीय प्रवणता के बारे में जानकारी हासिल की। और फिर आपने भारत देश में कौन कौन से जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, उन 6 जैव भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। और बाद में फिर आपने भारत इन जैव भौगोलिक क्षेत्र में ओरिएंटल परिमंडल में आता है। ओरिएंटल परिमंडल में 10 प्रकार की जैव भौगोलिक क्षेत्र होते हैं। इन 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में कौन कौन से भारत देश के राज्य आते हैं और वहाँ पर कौन कौन से जंतु और पौधे आते हैं,
इनके बारे में जानकारी हासिल की। अगले वीडियो के माध्यम से हम जैव विविधता और संरक्षण के अगले पार्ट को प्रेषित करेंगे। आशा है आपको इस चैप्टर में बताई गई बातों को आपने ध्यान से सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, और अब इसे आप अपनी नोट कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। अगले भाग में हम जैव विविधता के हॉट स्पॉट के बारे में चर्चा करेंगे कि हॉट स्पॉट होते क्या हैं और ये हॉट स्पॉट कौन कौन से होते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।